अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं दीन इम्तियाज़ और आप देख रहे हैं तख्ती ऑनलाइन। हम ये सब जानते हैं कि हमारी कायनात में एनर्जी का सबसे बड़ा सोर्स सूरज है, लेकिन सूरज की एनर्जी आती कहाँ से है? हम कैसे जानते हैं कि सूरज का दर्जा हरारत बहुत ज़्यादा है? और फोटॉन्स के अलावा, रोशनी के अलावा हमारे पास ऐसी कौन सी मालूमात सूरज से आ रही है जिससे हम सूरज के दर्जा हरारत के बारे में अंदाज़ा लगाने में कामयाब हो चुके हैं? हम ये जानते हैं कि सूरज में फ्यूजन रिएक्शंस हो रहे होते हैं जिसमें प्रोटॉन्स मिलकर हाइड्रोजन के आइसोटोप्स बना रहे होते हैं, और उन हाइड्रोजन के आइसोटोप से मिलकर हम हीलियम के आइसोटोप्स बना रहे होते हैं। इस रिएक्शन में एनर्जी रिलीज होती है जो कि हमारी ज़मीन तक पहुंचती है और खला में दूर दूर तक फैल जाती है। लेकिन इन्हीं रिएक्शंस में आपको नज़र आएगा कि न्यूट्रिनो भी रिलीज होते हैं। ये एक ऐसे सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं जिनके बारे में हम डिस्कस करने जा रहे हैं। न्यूट्रिनो का रिलीज होने का मतलब ये है कि ये सब एटॉमिक पार्टिकल भी हमारी ज़मीन तक सूरज के ज़रिए आते हैं। सूरज एक बहुत बड़ी सोर्स है, लेकिन सूरज के अलावा भी बहुत सी सोर्सेज हैं। जब भी रेडिएशंस हमारी ज़मीन पर आती हैं तो उसमें इंफॉर्मेशन छुपी होती है। सूरज से आने वाली रेडिएशन से हम सूरज के बारे में पढ़ते हैं, रिसर्च करते हैं और उसके फ्यूजन रिएक्शन के बारे में अंदाज़ा लगाने की कोशिश करते हैं। हम ये जानते हैं कि हमारे पास अल्ट्रा वायलेट रेडिएशंस कम आती हैं, विजिबल लाइट ज़्यादा आती है और इंफ्रारेड रेडिएशन उससे भी ज़्यादा ज़मीन पर पहुंचती हैं सूरज से। न्यूट्रिनो के बारे में सबसे पहले 1930 में प्रिडिक्शन की गई। हम ये जानते हैं कि कुछ ऐसे एटम्स मौजूद हैं हमारी कायनात में जो कि जिनके न्यूक्लियस अनस्टेबल होते हैं। कार्बन 14 को ही ले लीजिए, और जब ये अनस्टेबल न्यूक्लियस स्टेबल होने की कोशिश करते हैं तो ये डिके करते हैं। मैं आपको यहाँ पर बीटा डिके दिखा रहा हूँ जिसमें कार्बन 14 का न्यूक्लियस डिके करता है नाइट्रोजन 14 के न्यूक्लियस में, और उसके साथ साथ एक इलेक्ट्रॉन भी रिलीज करता है। साइंसदानों ने जब इस डिके को पढ़ा तो यहाँ पर एक मसला आया, और वो मसला ये था कि लेफ्ट साइड की एनर्जी राइट साइड की एनर्जी के बराबर नहीं थी। लेकिन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से हमें पता है कि ना तो हम एनर्जी को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं और ना ही एनर्जी को बना सकते हैं। तो फिर राइट साइड की एनर्जी कम क्यों थी? और इससे एक बहुत बड़े साइंसदान जिनका नाम था वोल्फगैंग पॉली, जिन्होंने पॉली एक्सक्लूजन रूल भी दिया, उन्होंने अंदाज़ा लगाया कि एक ऐसा सब एटॉमिक पार्टिकल एग्जिस्ट करता है जो इस डिके में प्रोड्यूस होता है और उसे न्यूट्रिनो का नाम दिया गया। उस वक्त उन्होंने अंदाज़ा लगाया कि इस पार्टिकल का ना तो मैस है और ये न्यूट्रल है, इसका चार्ज भी मौजूद नहीं है। यही वो पार्टिकल है जिसे हम डिटेक्ट नहीं कर पा रहे, जिसकी वजह से दोनों साइड पर एनर्जी सेम होगी। ऐसा कहना था पॉली का, और वो बिल्कुल ठीक थे, क्योंकि आज हम ये जानते हैं कि न्यूट्रिनो एग्जिस्ट करते हैं। मैं आपको अगर न्यूट्रिनो के बारे में बताऊं तो न्यूट्रिनो क्योंकि मैस बहुत कम रखते हैं इसलिए वो मैटर के साथ इंटरेक्ट नहीं करते। अल्फा रेडिएशंस पेपर में से नहीं गुजर सकती, बीटा रेडिएशन पेपर में से तो गुजर सकती हैं लेकिन ग्लास में से नहीं गुजर सकती। अगर हम गैमा रेडिएशन की बात करें तो गैमा रेडिएशन लेड में से नहीं गुजर सकती। न्यूट्रिनो एक लाइट ईयर नूरी साल तक स्टील में बगैर अपनी स्पीड आहिस्ता किए ट्रेवल कर सकते हैं। क्योंकि ये मैटर के साथ इंटरेक्ट नहीं करते इसलिए इनकी स्पीड स्लो नहीं होती और इनकी स्पीड ऑफ लाइट के करीब करीब होती है। यही चीज मैंने आपको यहां पर दिखाई, तो इसका मतलब यह कि न्यूट्रिनो पढ़ने का हमें फायदा बहुत ज्यादा है। वो दूर दराज के इलाके यूनिवर्स के जहां से हमारे पास लाइट नहीं आ सकती, क्योंकि लाइट के सामने जब भी कोई सॉलिड चीज आती है तो लाइट डिफ्लेक्ट हो जाती है, आगे ट्रेवल नहीं कर सकती, वहां से हम तक न्यूट्रिनो पहुंच सकते हैं। क्योंकि न्यूट्रिनो तो मैटर के साथ इंटरेक्ट ही नहीं करते, तो वो प्लैनेट्स में से गुजर सकते हैं, वो डस्ट क्लाउड्स में से गुजर सकते हैं, वो मुख्तलिफ जगहों से गुजरते हुए हमारी ज़मीन तक पहुंच सकते हैं, और उनके ज़रिए उनको स्टडी करके हम अपनी कायनात के बारे में अंदाज़ा लगा सकते हैं। यही चीज़ मैंने आपको यहाँ पर दिखाई कि अगर आप फोटॉन का सफ़र देखें तो फोटॉन जो सूरज में पैदा होता है वो सूरज की सतह तक आने के लिए 200,000 ईयर्स लेता है, क्योंकि वो मैटर के साथ इंटरेक्ट करता है, वो एब्जॉर्ब किया जाता है, फिर री एमिट किया जाता है
और इस तरीके से वो आहिस्ता आहिस्ता सूरज से बाहर निकलने की कोशिश करता है। लेकिन न्यूट्रिनो जब भी पैदा होता है किसी भी रिएक्शन के दौरान, वो फौरन सूरज से बाहर आता है और हर तरफ को फैल जाता है। क्योंकि वो न्यूट्रल है, उस पर कोई चार्ज ही नहीं है, इसलिए वो दूसरी मटेरियल बॉडीज के साथ इंटरेक्ट नहीं करता। फोटॉन्स के बाद हमारी कायनात में अगर कोई बहुत ज्यादा अबंडेंट ज्यादती रखने वाला पार्टिकल है, वो न्यूट्रिनोज है। हमारी बॉडी में से एक सेकंड में 100 ट्रिलियन से ज्यादा न्यूट्रिनोज पास कर रहे होते हैं। और न्यूट्रिनोज 3 डिफरेंट फ्लेवर्स में आते हैं, इलेक्ट्रॉन, मुऑन और टॉ। ये 3 किस्म के डिफरेंट न्यूट्रिनोज हैं जो कि न्यूट्रल हैं, लेकिन इनके मैसेज डिफरेंट होते हैं। न्यूट्रिनो का किसी भी मैटर के साथ इंटरेक्ट ना करना हमारे लिए नुकसानदेह भी है, क्योंकि जब न्यूट्रिनो हमारी ज़मीन तक आते हैं तो वो ज़मीन के अंदर से गुजर जाते हैं, वो हम से गुजर जाते हैं, हमारी बॉडी में से गुजर जाते हैं। इसी तरीके से वो मुख्तलिफ किस्म के बनाए हुए डिटेक्टर में से भी गुजर जाते हैं, जो डिटेक्टर्स उनको डिटेक्ट नहीं कर पाते। इसलिए इंसान को बहुत ज़्यादा मुश्किल आई न्यूट्रिनोज को डिटेक्ट करने में। और न्यूट्रिनो के अगर आप सोर्स देखें तो वो न्यूक्लियर रिएक्टर से प्रोड्यूस होते हैं, वो एटॉमिक बॉम्ब से प्रोड्यूस होते हैं जब वो फटता है। हमारी कायनात में भी कई जगह न्यूट्रिनो पाए जाते हैं। अगर हम ज़मीन पे देखें तो डिफरेंट किस्म के जो एक्सेलरेटर्स होते हैं, जिसका सन है, वहाँ न्यूट्रिनो प्रोड्यूस होते हैं। कायनात में सूरज, स्टार्स में न्यूट्रिनो प्रोड्यूस होते हैं। जब एक सितारा फटता है, सुपरनोवा, तो वो न्यूट्रिनो प्रोड्यूस करता है, टाइप 2 सुपरनोवा। बिग बैंग जब हुआ तो उस वक्त भी बहुत न्यूट्रिनोज प्रोड्यूस की हुए, और जब ये न्यूट्रिनोज हम तक पहुंचते हैं तो इसकी सोर्स के बारे में हमें बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशन मिलती है, हमें समझना आसान होता है। मैं अगर आपको यहाँ पर सूरज दिखाऊं तो आप देख सकते हैं कि न्यूट्रिनो को अगर हम मैप करें तो हमें सूरज ऐसा नज़र आता है, और सूरज जो है वो इसका बिल्कुल एक छोटा सा पिक्सल है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आपको न्यूट्रिनो की इंटेंसिटी नज़र आ रही है। न्यूट्रिनो के जानने का मकसद यह है कि हम सूरज के टेम्परेचर को गैस कर सकें। मसलन हम ये जानते हैं कि सूरज में जितना भी फ्यूजन रिएक्शन हो रहा है उसमें न्यूट्रिनो प्रोड्यूस हो रहे हैं। तो आपको मैं एक फ्यूजन रिएक्शन दिखाता हूँ। इसमें आप देखिए तो आपके पास जब हाइड्रोजन से इंटरेक्ट करता है तो आपके पास एक न्यूट्रिनो, ये न्यूट्रिनो पैदा हुआ। फिर आपके पास ये न्यूट्रिनो, तो आपके पास एक पेयर प्रोड्यूस हो रहा है, और उसके बाद फिर आपके पास हीलियम बनता है, और फिर हीलियम से आगे उसके आइसोटोप्स बनते हैं, और इस तरीके से फ्यूजन रिएक्शन चलता रहता है। अगर इन न्यूट्रिनोज को हम गिन लें, हम देख लें कि कितने न्यूट्रिनोज प्रोड्यूस हो रहे हैं, तो उसके जरिए हम अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना ज़्यादा फ्यूजन रिएक्शन का रेट है। और अगर हम फ्यूजन रिएक्शन के रेट को जांच लें तो हम बता सकते हैं कि सूरज के बीच में, कोर में, कितना ज़्यादा टेम्परेचर है। बिल्कुल ऐसे ही करने की इंसान ने कोशिश की, लेकिन मैं आपको ये बताता चलूँ कि न्यूट्रिनो का 10% फ्लक्स कम होने का मतलब यह है कि 93% टेम्परेचर कम होगा सूरज का। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि न्यूट्रिनो की हल्की सी भी कम वेरिएशन हमें बहुत ज़्यादा। न्यूट्रिनो को सबसे पहले 1956 में डिस्कवर किया गया, लेकिन उसके बाद और भी रिफाइंड तरीके बताए गए जिससे हम इसे डिस्कवर कर सकते हैं। तो मेरे पास यहाँ पर एक चैम्बर है, और इस चैम्बर में मेरे पास आर्गॉन है, लिक्विड आर्गॉन है, और यहाँ पर एक सोर्स है। ये न्यूक्लियर रिएक्शन भी हो सकता है, न्यूक्लियर रिएक्टर भी हो सकता है, जिससे आपके पास न्यूट्रिनोज आ रहे हैं। तो वो जब आएंगे और आकर आर्गॉन से टकराएंगे तो उस कोलिजन की वजह से आर्गॉन का एटम स्प्लिट कर जाएगा, उसमें से मुख्तलिफ किस्म के पार्टिकल्स बाहर निकलेंगे, क्योंकि ये चार्ज पार्टिकल्स हैं और इनको हम एयर कर सकते हैं। तो हम इजीली इस स्कैटरिंग को, जो स्प्लिट होकर स्कैटर हुआ है आर्गॉन का एटम, उसको हम देख सकते हैं, उसको डिटेक्ट कर सकते हैं, और उससे हमें अंदाजा हो जाता है कि इससे एक न्यूट्रिनो टकराया। तो ये एक इनडायरेक्ट मेथड है। उसके बाद 1961 में गोल्ड माइंस थी बहुत बड़ी, होम स्टे की, और उनके नीचे एक बहुत बड़ा चैम्बर रखा गया। इस एक्सपेरिमेंट को किया गया और इसे होम स्टेक एक्सपेरिमेंट कहते हैं। और इसके अंदर हमने क्लोरीन के साथ न्यूट्रिनो को जब रिएक्ट करते हुए देखा तो हमें पता चला कि वो आर्गॉन फॉर्म कर देते हैं। तो यहाँ पर एक ऐसा डिटर्जेंट सोपी लिक्विड था जिससे जब न्यूट्रिनो आते थे और कोलाइड करते थे तो हमें आर्गॉन देते थे। और जब साइंसदानों ने आर्गॉन को देखा कि कितने एटम उनको मिल रहे हैं हफ्ते में, महीने में, तो उनकी कैलकुलेशन के मुताबिक वो 1/3 थी, 1/3 थे
जो उनकी एक्सपेक्टेशन थी। तो मैं आपको यही चीज़ यहाँ पर दिखा रहा हूँ। तो आप देख सकते हैं इसे सोलर न्यूट्रिनो प्रॉब्लम भी कहा जाता है। तो इन साइंसदान ये समझते थे कि उन्हें एक हफ्ते में कम से कम 10 आर्गन एटम्स मिलने चाहिए। इसका मतलब ये है कि 10 न्यूट्रिनोज आए हैं और उन्होंने क्लोरीन को आर्गन में चेंज किया है। लेकिन जब उन्होंने इस एक्सपेरिमेंट का डेटा लिया तो पता चला सिर्फ 3 आर्गन एटम्स मिल रहे हैं। तो बाकी आर्गन एटम्स कहाँ पर गए? क्या हम गलत कैलकुलेशंस कर रहे हैं? उससे 3 आर्गन एटम मिलने का मतलब यह है कि सूरज का टेम्परेचर तो बहुत कम होना चाहिए। तो आप देख सकते हैं कि ये पूरा का पूरा डेटा है। हर साल जब मेजरमेंट की जाती थी तो आप देख सकते हैं कि हमारे पास एवरेज 3 के करीब आर्गन के एटम मिल रहे थे और ये साइंसदानों के लिए बहुत बड़ी मुश्किल थी, जिसकी वजह से 20 साल तक ये रिसर्च यहाँ पर रुकी। लेकिन फिर एक और एक्सपेरिमेंटल फैसिलिटी बनाई गई जिसे हम सुपर कैम्यू कैंडे कहते हैं, जो कि जापान में है। इसे सुपर के लैब भी कहते हैं और इस लैब को जमीन से 1 किलोमीटर नीचे बनाया गया। आप देख सकते हैं कि इसका जो रेडियस है वो 20 मीटर है और इसकी हाइट 40 मीटर है। इसमें पानी भरा गया है। इसके इर्द गिर्द बहुत से सेंसर्स लगाए गए हैं जिन्हें फोटो मल्टीप्लायर कहा जाता है। इसके अंदर 50,000 टन अल्ट्रा प्योर पानी है और जब न्यूट्रिनो आकर उस पानी के साथ इंटरेक्ट करते हैं तो एक लाइट प्रोड्यूस होती है और उस लाइट को ये फोटो मल्टीप्लायर्स फौरन मल्टीप्लाई करते हैं, सेंस करते हैं और उससे हमें अंदाजा हो जाता है कि कितने न्यूट्रिनो ने आकर इस ट्रैप को हिट किया है। सुपर के लैब को आप एक ट्रैप के साथ मुशाबहत दे सकते हैं। ये एक ट्रैप है जिसमें आकर न्यूट्रिनो ट्रैप होता है। तो वो जैसे पानी के साथ इंटरेक्ट करता है तो हमें पता चल जाता है। मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि न्यूट्रिनो पे मैं आपको बता चुका हूँ कि कोई चार्ज नहीं होता। न्यूट्रल पार्टिकल्स हैं, आपको 3 डिफरेंट फ्लेवर्स में मिलते हैं और 3 डिफरेंट फ्लेवर से मिलने का मतलब ये है कि सुपर के एक्सपेरिमेंट ने हमें ये बताया कि हम सिर्फ म्यूऑन न्यूट्रिनो को डिटेक्ट कर रहे हैं। तो अगर हमारे पास 3 किस्म के फ्लेवर है तो वो तो फिर हमें 1/3 ही मिलेगा और हमारी कैलकुलेशंस बिल्कुल ठीक थी। इनका मैस भी होता है और इनकी स्पिन भी होती है। तो यहाँ पर हमें ये पता चला कि न्यूट्रिनो एक दूसरे फ्लेवर में, इनको ये फ्लेवर कहा जाता है। तो हमारे पास टॉ फ्लेवर है, हमारे पास इलेक्ट्रॉन और म्यूऑन, ये तीनों फ्लेवर्स हैं। तो ये आपस में ऑसिलेट करते हैं। तो मुख्तलिफ किस्म के जो न्यूट्रिनो हैं वो आपस में बदल जाते हैं। कभी इलेक्ट्रॉन टॉ में बदल जाता है, कभी टॉ म्यूऑन में बदल जाता है। वही चीज़ें हमने यहाँ पर दिखाई हैं। तो जब हमारे पास मुख्तलिफ किस्म के न्यूट्रिनोज आते हैं और वो आपस में ऑसिलेट करते हैं तो हमें तो एक किस्म का न्यूट्रिनो डिटेक्ट कर रहे थे और वो था म्यूऑन। तो हमें 1/3 न्यूट्रिनो ही मिलने थे और हमारा एक्सपेरिमेंट बिल्कुल सही साबित हुआ। और इस चीज़ को साबित करने के लिए एक और असम्पशन भी ली गई और उसमें देखा गया कि हमारे पास जो टैंक था, सुपर के टैंक था, वो यहाँ पर है। तो ऊपर से आने वाले जो म्यूऑन्स हैं, म्यूऑन न्यूट्रिनोज हैं, वो ज़्यादा थे और जो दूसरी तरफ से आ रहे थे ज़मीन से म्यूऑन न्यूट्रिनोज, वो कम थे। और उसकी वजह यह कि ऊपर से आने वाले न्यूट्रिनोज जो थे वो ऑसिलेट नहीं कर पा रहे थे क्योंकि उनके पास जगह कम थी। वो जब एटमॉस्फेयर से आते थे आकर फौरन ही इस लैब से टकरा जाते थे, सेंसर से टकरा जाते थे। तो इस बीच में वो ऑसिलेट नहीं कर सकते थे, वो अपना फ्लेवर चेंज नहीं कर पा रहे थे। लेकिन दूसरी तरफ हमारे पास बहुत ज़्यादा डिस्टेंस था। तो जैसे एटमॉस्फेयर से टकराते थे उसके बाद भी उनके पास इतना ज़्यादा डिस्टेंस था, इतना ज़्यादा टाइम था कि वो एक फ्लेवर से दूसरे फ्लेवर में चेंज हो जाते थे। इसलिए हमें वो न्यूट्रिनोज कम मिलते थे जब हम दूसरी तरफ नीचे की तरफ देखते थे बनिस्बत इसके कि हम ऊपर की तरफ देखें जहां पर हमारे पास एटमॉस्फेयर से बहुत जल्दी आकर हमें न्यूट्रिनोज हमारे डिटेक्टर से टकरा जाते थे। इस पूरे एक्सपेरिमेंट को कंडक्ट करने वाले साइंसदान को, जिनका नाम टकाकी कजिटा, अगर मैं नाम सही ले रहा हूँ, उनको 2015 में नोबेल प्राइज दिया गया। और उसके बाद न्यूट्रिनोज पर रिसर्च की एक नई राह खुल गई जिस पर बहुत से मुख्तलिफ किस्म के एक्सपेरिमेंट्स आए। इन सब एक्सपेरिमेंट्स को जो हम कर चुके हैं और जो अभी आने हैं, जिनका हम अभी डिज़ाइन कर रहे हैं, उन सब एक्सपेरिमेंट्स को हम अपनी अगली वीडियोस में देखेंगे। तो तख्ती ऑनलाइन को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इस इल्म को दूसरों तक पहुंचाइए।